ये सारी चीज़ें पता है ना। वर्क स्पेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा फोल्डर जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का फोल्डर दिखे वही हमारा क्या होता है वर्क स्पेस। और ऐसा फोल्डर जिसके अंदर डॉट सेटिंग नाम की फोल्डर या फिर फाइल दिखे उसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट हम हमेशा अपने काम से रिलेटेड बनाते हैं। जैसे मान लो आपको असाइन कर दिया गया फ्लिपकार्ट पे काम करना है, तो फ्लिपकार्ट हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है। उसी नेम से हम क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, अभी तो देखो बेसिक प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें ऐसे ही देख ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज़ एक एक से रिलेटेड करके बनाएंगे। ठीक है, चलो इसमें एक क्लास बना लेते हैं बी टाइगर। चलो एक पैकेज ही नया बना लेते हैं। देखो यहाँ पे SR से भी हम गए, ठीक है, राइट क्लिक किए, न्यू पे आए, फिर यहाँ पे देखो दिख रहा है ना पैकेजेस पे आए। और पैकेजेस का नाम जब भी हम क्रिएट करेंगे एज ए स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो हम क्या दे दिए, अब इस पे भी राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, अब क्लास पे आएंगे। ठीक है, क्लास का नाम हम क्या दे सकते हैं, मान लो मेथड कॉलिंग दे रहे हैं ना, मेथड कॉलिंग पढ़ेंगे तो मेथड कॉलिंग। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, एक क्लास। क्लास क्या होता है ये तो पता ही है। ठीक, क्लास हमने बताया था ना, क्लास क्या है, कलेक्शन आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, आप कलेक्शन आप प्रोग्राम बोल सकते हो, हाँ कलेक्शन आप मेथड बोल सकते हो। हाँ, स्पेस इसमें स्पेस नहीं दे सकते यहाँ पे। हाँ नहीं दे सकते। देखो हमने बता, आइडेंटिफायर के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। एक आइडेंटिफायर खत्म हुआ उसके बाद आप स्पेस दे सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आइडेंटिफायर खत्म हुआ ना, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो। जस्ट एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। देखो रिजर्व कीवर्ड भी यही कह रहा, सॉरी आइडेंटिफायर का रूल भी तो यही कह रहा है, वी कैन नॉट यूज द स्पेस। तो इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है कि इसका क्या रूल्स है, क्या टर्म कंडीशन है, वो पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलो इसमें कुछ मेथड बना लेते हैं। एक क्लास में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, क्लास को हम समझ नहीं पाए, फिर से बोलो। अभी आप कोई वो, अच्छा, क्लास का डेफिनेशन है ना, क्लास को आप बोल सकते हो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल। ठीक है, हाँ देखो ये 3 मेथड बन गए इस क्लास में। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक सेकेंड, जिससे पूछा जाए बताया ना। हालांकि क्लास में पहले से ही राहुल सर ने इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? राजकुमार। आप बताओ आउटपुट क्या मिलेगा किस में से? इस वाले क्लास में अगर हम इसे चला दें? जी सर, ये तो तीनों अलग अलग है सर। हाँ तीनों अलग अलग है। तो सर मेन क्लास में जब सर करेंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। हाँ, मेन मेथड कहने का मतलब है ना। तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में सर हाय सर आई एम ऑन। देखो ध्यान देना, पहली बात तो ये तीनों मेथड चलेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन मेथड है ही नहीं। और जब मेन मेथड ना हो तब उस केस में JVM क्या देता है मैसेज, मेन मेथड नॉट फाउंड इन दिस क्लास, और जो भी क्लास का नाम रहेगा वो भी मेंशन कर देगा। आपको इंटरव्यू में इस तरीके से कोड दे देंगे, आपके सामने रख देंगे, कहेंगे एनालाइज करो बताओ आउटपुट क्या है। ठीक है, आपको बताना होता है और मात्र 5 या 10 सेकेंड में बताना होगा। देखो मेथड इसमें तो है ही नहीं।
हाँ हाँ हाँ, चला के नहीं, ऐसे ही देख के बताओगे। देखो इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में अगर इंग्लिश में अगर भाई देखो, अगर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से बताओगे, अगर डिजिट है तो 5 10 ऐसे अब ऐसे नहीं बताओगे 5 आएगा 10 आएगा, ऐसे नहीं बताओगे ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक क्लास चला रहे हैं ना, अब ये ना चल के कोई दूसरा चल रहा है, ध्यान देना, ए वाला चल रहा है, अब ये पता नहीं कहाँ पे डिफाइन किया गया है, चलो हाँ बता रहे हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करना पता है, राइट क्लिक करना है, रन एज पे जाना है। देखो रन एज यहाँ पे एक आता है जावा एप्लीकेशन करके आता है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक उस क्लास में, किसी क्लास में मेन मेथड ना रहे। अगर यहाँ पे अगर हम मेन मेथड डिफाइन कर दें, ठीक, मेन मेथड डिफाइन कर दिए, आप देखो राइट क्लिक करें, अब देखो जावा एप्लीकेशन का आ रहा है ना, तो जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, अब इस वाले क्लास से चलेगा ना कि दूसरे वाले से। देखो चलेगा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं देगा, क्योंकि जब भी देखो जेबी में ब्लैंक देगा, बिल्कुल। जब भी हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी इंस्टॉल होती हैं, जैसे एक होता है जेवीएम, एक होता है जेआरई, ठीक। जेवीएम का मतलब जावा वर्चुअल मशीन, जो क्या करता है आपके प्रोग्राम को एक इन्वायरमेंट में ले जाके चलाता है, और वो इन्वायरमेंट एक होता है जेआरई। जेआरई का नहीं मतलब क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, उस प्रोग्राम के लिए, उस स्क्रिप्ट के लिए एक रन टाइम में इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग है ना, तो एक क्लास का इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम से रिलेटेड हर एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में कोड चलता है, और कौन चलाता है, जेवीएम, ठीक। इतना समझ में आया? अगर सर ये स्ट्रिंग जो ऊपर हाँ। करके अगर रन कराएंगे इसको? चलेगा? जो स्ट्रिंग? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, हाँ हाँ, एकदम नीचे लिखे हैं, अगर हाँ। ये सबसे ऊपर लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं, क्लास में आपका इसका देखो, इस मेन मेथड का क्लास में होना जरूरी है, कहीं भी ऊपर रहे या नीचे रहे ये मैटर नहीं करता, ठीक। हाँ आ जाओ, तो इतना समझ में आ रहा है? नहीं, मैटर ये नहीं करता कि ये ऊपर है कि नीचे, बस क्लास में होना चाहिए बस। अब ध्यान देना, अब जब तक ये तब तक नहीं चलेंगे। देखो जो जेवीएम होता है, जेवीएम सबसे पहले आपके क्लास को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, और क्लास को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके मेंबर को, मेंबर यानी कि वेरिएबल, मेथड सब आइडेंटिफाई करेगा ऊपर से लेके नीचे तक। चाहे अभी तो स्टैटिक चल रहा है ना, हाँ स्टैटिक मेंबर को अभी समझो, स्टैटिक मेंबर को ऊपर से लेके नीचे तक क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू क्या करेगा, असाइन करेगा, अब फिर क्या करेगा, मेन मेथड को फाइंड करेगा कि मेन मेथड इस क्लास में कहाँ पे है, अगर मिल गया तो मेन मेथड को ही चलाएगा, इसके बाद इन सबको पूछेगा भी नहीं। और जब क्लास लोड होंगी तो ये सारी चीज़ें भी लोड हो जाएंगी। स्टैटिक के लिए एक वर्ड यूज होता है यूनिक, सिंगल पीस, ठीक है। स्टैटिक जहाँ पे लग गया, कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ सिंगल है, यूनिक पीस है, ये अपने आप में एक सिंगल पीस है, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड जहाँ पे लग गया वो स्टैटिक मेंबर हो गया, और वो हमेशा किसके साथ लोड होता है, क्लास के साथ। और अब देखो अगर इसे हमें कॉल करना है ना, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। हाँ सर, हम तो सर इस वाले नए वाले बैच में हैं, इसमें हैं आई थिंक 15 हैं। हाँ। अब सारे तो अभी नहीं आए हैं सर, ठीक। ध्यान देना, तो इसके लिए दो अप्रोच हैं। चाहे तो हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, अगर देखो इस क्लास में रह के इसी क्लास के मेथड को, देखो इस क्लास में है और इसी क्लास के मेथड को हम किसी मेथड में अगर कॉल करें, और अगर वो मेथड स्टैटिक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका मेथड का नाम लिखेंगे और सेमी कॉलम लगा देंगे, बस मेथड कॉलिंग हो गया। एक सेकेंड, देखो ये कुछ इटालियन सा हो गया ना, तिरछा हो गया। स्टैटिक के केस में यही होता है, जब आप किसी स्टैटिक मेथड को कॉल करोगे ना तो इटालियन हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे हम कॉल कर सकते हैं विद इन द क्लास के अंदर। अगर अब हमें किसी ये दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास में कॉल करना है, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी ही तो कॉल हो रही है, सिस्टम लगा दिए। सिस्टम एक तरीके से क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है जावा का। अब यहाँ पे क्लास का नाम लिखें, फिर डॉट लिखें। अब आउट क्या है, एक तरीके से वेरिएबल है,
और ये वेरिएबल ऐसा है जो स्टैटिक भी है और प्लस फाइनल भी है। फाइनल अभी आगे बताया जाएगा। फाइनल का मतलब जो बता दिया गया सो वही है, यही फिक्स है, इसके आगे कुछ नहीं है। फाइनल मतलब फिक्स, ठीक। अब उस वेरिएबल के अंदर किसी ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसके थ्रू प्रिंट एलन या फिर प्रिंट मेथड हमें मिल जाता है। देखो प्रिंट स्ट्रीम करके शायद इसके, देखो प्रिंट स्ट्रीम करके क्लास है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में पड़ा है। अब जब उस वेरिएबल के आगे डॉट लगाएंगे तो हमें प्रिंट स्ट्रीम क्लास के मेथड आएंगे। चलो अभी देखते हैं, इन सब का मतलब भी समझ लेते हैं। कहीं पे डाउट रहे भाई बोल देना, कहीं पे भी। दिख रहा है ना, ध्यान देना। अब देखो ये इक्लिप्स की फंक्शनलिटी है जो सजेशन दे रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो ये जो M1 मेथड हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे देखो रेड कलर का S दिख रहा है ना, एस का सिंबल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मेथड क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक है। अब देखो ये जो M3 या फिर M2 M1 जो भी मेथड दिख रहे हैं, सभी मेथड के बाद में, सॉरी नाम के जस्ट बगल में पैरेंथेसिस है, और यही पैरेंथेसिस बताता है कि ये क्या है, एक तरीके से मेथड है। और मेथड के देखो पैरेंथेसिस के जस्ट बगल में कॉलन है, कॉलम, ठीक है, क्या हुआ, कॉलम। अब कॉलम के जस्ट बगल में क्या दिख रहा है, वाइड। कॉलम के जस्ट बगल में दिखता है क्या, रिटर्न टाइप। कॉलम जस्ट बगल में दिखता है रिटर्न टाइप, मतलब इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप बता दिया गया कि नहीं? अभी नहीं बताया गया, चलो बताते हैं। तो कॉलम के बगल में क्या होता है, रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप के जस्ट बगल में एक होता है हाइफन। हाइफन के जस्ट बगल में क्या होता है, उस क्लास का नाम जिस क्लास से ये मेथड आ रहा है। मेथड कॉलिंग है, देखो क्लास का नाम। अब उस क्लास में एक M1 नाम सा मेथड है, अब उसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। चलो देखते हैं वाइड है कि नहीं है। देखो M1 वाइड है ना, ये देखो हर मेथड के पास कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। अगर आप रिटर्न टाइप कुछ नहीं देना चाहते तो उस केस में एक कीवर्ड लगाएंगे वहाँ पे वाइड। वाइड का मतलब यही होता है कि इस मेथड के पास कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। देखो रिटर्न करने का मतलब समझा रहे हैं। देखो मान लो यहाँ पे हम इंट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न नाम से एक कीवर्ड ऐड कर लिए। अब यहाँ पे इंट में हम क्या डालते हैं, नंबर ही डालते हैं ना। नंबर को इसी पे डाल दो, मान लो 10 डाल दिए हम। अब अगर हम देखो यहाँ पे कॉल करें हम उनको, देखो अब यहाँ पे इंट आ रहा है, दिख रहा है नहीं? चलो दिखाते हैं, एक सेकंड। देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंट दिख रहा है ना, और दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, वाइड। तो ये मेथड यही बताता है, सॉरी कॉलम, ये देखो सजेशन दे रहा है, इक्लिप्स की फंक्शनलिटी है ये, ठीक है। कॉलम के बगल में क्या होता है हमारा, रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप के जस्ट बगल में होता है, एक होता है हाइफन। हाइफन के बगल में जो नाम है, जो आइडेंटिफायर मेंशन किया गया है, वही हमारा क्या होता है, क्लास का नाम, ठीक है। और M1 क्या है, मेथड। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, पैरेंथेसिस। और कौन सा मेथड है, स्टैटिक। देखो और भी देखो दिख रहे हैं यहाँ पे ना, मैच एक्सेप्शन, और सॉरी मैच एक्सेप्शन, मैथ, मॉड्यूल लेयर, मेथड कॉलिंग, ये सारे देखो क्या दिख रहे हैं। देखो इन सब पे सिंबल, देखो C का सिंबल लगा है, C का सिंबल लगा है ना। तो इसका मतलब ये है क्या है, ये सारी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस हैं। अब देखो ये मेथड किस, एक सॉरी मैच एक्सेप्शन एक कहाँ पे है, जावा के लैंग नाम का एक पैकेज है। जावा के अंदर java.lang करके एक पैकेज है जो उसका प्री डिफाइंड है, उसके अंदर ये क्लास है। और एक है मैथ करके, ये भी उसी java.lang, ये भी एक तरीके से पैकेज ही है। क्योंकि इसका देखो जावा क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है,
स्मॉल में जो चीज़ें लिखा जाता है उससे हम क्या समझते हैं, पैकेज। ठीक है, स्मॉल में मेथड भी लिखा जाता है, लेकिन मेथड का पहचानने का प्रोसेस अलग है और पैकेज का पहचानने का प्रोसेस अलग है। मेथड के पास हमेशा पैरेंथेसिस होंगी और पैकेजेस के पास हमेशा पैरेंथेसिस पैकेज के पास रहेंगी ही रहेंगी नहीं, उसके पास नहीं रहेंगी, उसके पास डॉट करके। और मेन बात, और डॉट हम कब लगाते हैं, डॉट देखो यहाँ पे देखो एक क्लास और दिख रही है, मेथड कॉलिंग, और ये कहाँ से आ रही है, प्रैक्टिस नाम के पैकेजेस से आ रही है। देखो दिख रहा है ना, हमने क्रिएट किया था प्रैक्टिस नाम का पैकेजेस। चलो देखते हैं, देखो ये रहा प्रैक्टिस, दिख रहा है नहीं यहाँ पे, इस कहाँ सर क्या हुआ, के वो हीरो का। अच्छा सर, दिख रहा है। देखो ये मेथड कॉलिंग किसके अंदर है, प्रैक्टिस नाम के पैकेज के अंदर है ना। और पहले हमने क्या दिखाया था, पहले भी तो वही दिखाया था। एक सेकेंड, चलो फिर से इसकी क्लास, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए भाई। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, और पूछते भी हैं सेलेनियम में ऐसे भी मेथड है जिसको आपको बताना पड़ेगा कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप अभी तो मान लो रिटर्न टाइप नहीं बताया गया है, बताया जाएगा सारी चीज़ें, अभी सिर्फ मेथड कॉलिंग बताया गया है ना। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो क्लासेस हैं सारे क्लासेस अलग अलग पैकेजेस से आ रहे हैं। ये java.lang पैकेज से आ रहा है, ये भी java.lang पैकेज से, और एक जो हमने यूजर डिफाइंड मतलब जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, वो प्री डिफाइंड नहीं है, हमने क्रिएट किया है। और किस पैकेज के अंदर है, प्रैक्टिस के। इतना सारी चीज़ समझ में आया। ये पूछने के लिए क्या क्वेश्चन करेंगे सर, किसको, जैसे अगर ये मान लीजिए वो इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, इंटरव्यू इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। पहली बात, मेथड का रिटर्न टाइप पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास किस पैकेज में है ये नहीं पूछेंगे। अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो हो सकता है पूछें, अगर आप एज ए फ्रेशर नहीं जा रहे हो, एक्सपीरियंस पे जा रहे हो तो नहीं। उससे हो सकता है पूछ ले भाई, हो सकता है, संभावना है। तो इतना चीज़ें क्लियर है ना। रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप हम कैसे देखेंगे, मेथड कैसे पहचानेंगे कि स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक अभी नहीं बताया गया ना, चलो स्टैटिक के बारे में ही भी समझते हैं। तो मेथड कैसे पहचानते हैं, उसके पास क्या रहेगा, पैरेंथेसिस। और वो मेथड किस क्लास का है ये कैसे पहचानेंगे, वहाँ पे हाइफन के बगल में जस्ट एंडिंग में उसका क्या लिखा रहेगा, क्लास का नाम। और क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे मेथड जो हमने क्रिएट किया है, मेथड कॉलिंग, फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, ठीक है। तो ये गलती ना करना कि जब भी आप कभी मेथड क्लास बना रहे हो तो स्मॉल से क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि अगर क्रिएट कर दिए ना तो पैकेज का नाम और क्लास का नाम हमें एज ए सेम ही लगेगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे क्लास है कि पैकेज है। अरे सर जैसे किसी पेज पे मान लीजिए हम 50 कोड किए हैं, हाँ तो कॉलिंग करने के लिए सबका अलग अलग ये हमको कॉल करना होगा। हाँ, नहीं देखो आपका कहने का मतलब यही है ना, मतलब हमने यहाँ पे 3 मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक, 3 मेथड डिफाइन, अब सबके लिए अलग अलग मेथड बनाएंगे, यही कहने का मतलब है। नहीं सर, जैसे कि अगर हम ये मान लीजिए कोड आप कर दिए हैं, ठीक है, हाँ। अब इसको रन कराएंगे, रन नहीं हो रहा है, हाँ। सबको कॉलिंग करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सबको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रीज़न यही है, मेन फंडा यही है, क्योंकि एक होता है JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, जो आपके JDK के साथ साथ ही क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम पे, और उसका काम यही होता है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा, लेकिन सिर्फ मेन मेथड के बिहाफ पे, सिर्फ वो इसी को पहचानता है। इसके अलावा क्लास में कितने भी चीज़ें आप रखे हो उन सब से वो क्या है, अनजान है, ठीक है। अगर अब हमें इन सारे को चलाना है ना, तो इन सारे को मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा। अभी हमने बताया ना एमोन कॉल करना है, देखो अबे यार इसके अंदर का ये सर, हाँ बोलो। सबको कॉल करेंगे तभी वो चलेगा। हाँ सबको कॉल करेंगे तभी चलेगा, ठीक है। मान लो अभी से चला दिया ना, चलो चला देते हैं। देखो तीनों आउटपुट मिल गए। अगर हम इसमें से किसी को भी स्किप कर देते तो वो आउटपुट हमें नहीं मिलता,
रीज़न यही है कि उसका जो स्टेटमेंट है मेन मेथड में है ही नहीं। सर ऐसे तो जैसे 50 लाइन हाँ, का कोड लिखे अगर हैं तो 50 फिर है, 50 लाइन के लिए बिल्कुल, हमको कॉलिंग करना पड़ेगा, 100 बिल्कुल, लाइन का होगा। बिल्कुल। सर जैसे अगर M1 है, हाँ M1 मेन मेथड में कॉलिंग किए और M2 M3 को मेथड 1 में M1 में कॉलिंग कर देंगे तब पर भी चलेगा? हाँ, तब पर भी चलेगा। देखो बता रहे हैं, अगर हम मान लो कॉल करने का फीचर ना दिया होता, अगर एक क्लास में आपने क्या मल्टीपल हज़ारों लाइन का कोड बनाया, हज़ारों मेथड बना दिए, ठीक है, अगर वहाँ पे कॉल करने का फंक्शनलिटी ना हो, वो जब भी हम क्लास को चलाएं सारे के सारे ऑटोमेटिकली चल जाए। अब मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ 2 मेथड को चलाना चाहते हैं, 998 को चलाना ही नहीं चाहते, तो 998 फालतू में चलेंगे, आपकी रैम में जगह भी कवर करेंगे, प्लस इंटरनेट स्पीड भी लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो करेंगे। तो इस बेनिफिट के लिए क्या लाया गया, कॉलिंग का फंक्शनलिटी, ताकि अनवांटेड चीज़, अनवांटेड मेथड ना चल पाएँ, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है हम वही चलाएं। मान लो अगर 3 मेथड है ना, 3 में से अब हमें लगता है कि हमें 30 M3 नहीं चाहिए, M2 और M1 को ही कॉल कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, मेथड कॉलिंग करते हैं। समझ में आया? ताकि देखो हो सकता है भाई आपके स्क्रिप्ट में, आपके क्लास में बहुत सारे मेथड हों, और मेथड जब भी हम चलाएंगे सारे का चल जाएंगे। अगर ऐसा नेगेटिव थोड़ा सोचो, अगर कॉल ना करें वैसे ही चला दें, अगर ये वैसे ही चलता बिना कॉल किए, सारे मेथड को चलाता बिना मेन मेथड को पहचाने, मेन मेथड हो चाहे नॉर्मल मेथड हो, सबको एक साथ चला देता, तो क्लास में तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ना। हाँ आ जाओ, क्लास में तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो अगर सारे चल रहे हैं तो उसका हमें नुकसान भी तो है, हमारा टाइम लेगा। मान लो आपका वो दो लाइन का कोड, वो 2 मेथड लास्ट में है 999 पे और 1000 वाले पे लास्ट में है, और जब वो तब तक नहीं चलेगा जब तक 998 मेथड नहीं चलेंगे, तब तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ना कि भाई जब तक 998 हमारा नहीं चल जाता तब तक 999 और प्लस 1000 वाला दोनों मेथड नहीं चल पाएंगे। ये समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये हमारा नुकसान है, टाइम का भी और प्लस इंटरनेट का भी और रैम का भी। तो कंपनी से जब कोड करवाती होगी कोड, हाँ। तो चलवाती तो पूरा होगी, पूरा चलवाती होगी, लेकिन उसका ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा साथ में सारे चलाओ। अगर ये भी रिक्वायरमेंट हो सकता है साथ में चलाओ, उसे बोलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग, शुरुआत से लेके अंत तक टेस्टिंग करना, वो होता है एंड टू एंड टेस्टिंग। वो कैसे चलेगा? एंड टू एंड टेस्टिंग मतलब देखो क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग उसके अंदर ही आता है। रिग्रेशन टेस्टिंग देखा जाए तो किसके लिए होता है, जो टेस्टिंग हमें लगता है बार बार करना पड़े, उसी के लिए काम उसके लिए नाम दिया गया रिग्रेशन, और रिग्रेशन के लिए ही लाया गया ऑटोमेशन। ठीक है, मान लो अगर एक बार आप मैनुअली काम कर रहे हो, अब कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ फिर से वही करना है, फिर से बिल्ड अगर आया, बिल्ड तो आते जाते रहेंगे, रिमूव भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है ना, तो बार बार हमें वो मैनुअली करना पड़ेगा। तो जो टाइम एक बार हमने दिया था वही टाइम दोबारा देंगे और प्लस वही सारी टेस्टिंग दोबारा करेंगे, तो क्यों ना इसके लिए एक कोड लिख दें, जब भी हमें उस बिल्ड को चेक करना हुआ बस उस कोड को चला दे, बस टाइम टेकन भी कम होगा। ये सारी चीज़ें रिग्रेशन के लिए। तो इतना समझ में आया? तो अगर सब कोड चलाना होगा तो कैसे चलेगा? सबको कॉल करना पड़ेगा। अभी सर आप बताएं एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। हाँ, सबको कॉल करना पड़ेगा। सबको अगर हम कॉल करें तो उसी देखो, अगर एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए सबको कॉल करना पड़ेगा। सबको कॉल करना। हाँ, अभी तो मेन मेथड में चल रहा है ना, आगे चल के बिना मेन मेथड के कोड चलेंगे। ठीक है, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आगे की चीज़ें आगे समझेंगे। तो इतना समझ में आया? देखो अब देखो हम इस विद इन द क्लास हैं, विद इन द क्लास मतलब कहने का मतलब इस मेथड कॉलिंग के अंदर ही हैं। अब इस मेथड कॉलिंग के अंदर ही मेन मेथड है और बाकी ये 3 मेथड भी हैं। हम चाहें तो इसे ऐसे भी कॉल कर सकते हैं और चाहें तो क्लास का नाम लिखो और डॉट लगाओ। ठीक, अब समझते हैं डॉट क्यों लगाते हैं। सर ने बताया कि डॉट क्यों लगाते हैं? नहीं। चलो, हम इस क्लास का नाम ले लिए। अब एक क्लास आपके रैम में लोड हो चुकी है, जावा जेवीएम ने इसे लोड कर लिया है। अब इस क्लास के साथ साथ जितने भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो भी इसके साथ साथ लोड हो चुकी हैं। अब अगर यहाँ पे अगर हम इस मेथड कॉलिंग यानी क्लास के आगे जस्ट डॉट लगाएंगे तो हमें वो सारे मेथड दिखेंगे जो इसके साथ लोड हुए हैं। देखो सारे के सारे स्टैटिक मेंबर दिख रहे हैं ना,
तो इसका मतलब ये है कि ये सारे मेथड या फिर ये सारे मेंबर लोड हो चुके हैं इस क्लास के साथ साथ। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? अब ये डॉट हम कब लगाते हैं पता है? डॉट हम लगाते हैं किसी भी क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके मेथड को, उसके वेरिएबल को जब हमें एक्सेस करना होता है तब हम लगाते हैं डॉट। अब देखो डॉट अगर लगा रहे हैं ना, जस्ट एक सेकंड, डॉट लगा रहे हैं ना, तो इसके मेथड वेरिएबल ही तो दिख रहे हैं। वेरिएबल इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल मेथड के अंदर होते हैं। आगे चल के एक वेरिएबल और होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अगर ग्लोबल वेरिएबल अभी नहीं बताते, बाद में बताएं। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? देखो डॉट लगाते हैं हम किसी क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे डॉट यूज़ कर लिए ना, अभी बता रहा है कि आप किससे लेना चाहते हो। हम चाहते हैं अगर M1 को लेना तो M1 को कॉल करो और सेमी कॉलम लगाओ, M1 कॉल हो गया। अगर अब चाहते हैं M2 को कॉल करें तो M2 लिखो, M2 कॉल हो गया। मतलब ये देखो M2 मेथड कहाँ से आ रहा है? मेथड कॉलिंग से। ये डॉट का रोल यही है, ये क्या दे रहा है? एक्सेस दे रहा है आपको। ठीक, इतना समझ में आ रहा है नहीं? किसी को भी डाउट, एनीवन किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। अभी देखो कुछ भी नहीं बताया, जो राहुल सर ने बताया वही बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे क्लास से मेथड को कैसे कॉल करते हैं। हाँ, डिस्चार्ज होने वाला लगा दो, फिर चार्जर है नहीं यार, किसी का चार्जर इसमें लग जाएगा। वो बंद कर दीजिए सर। वॉइस रिकॉर्डिंग होता है क्योंकि हम भी डेली 3 साल से यूज कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं मिली अभी। ऐसे लगाओ यार, ये तो करंट नहीं मारती ना यार। हाँ? कहाँ पे है यार? अंधेरी की वजह से दिख भी नहीं रहा है। सर एक बार दीजिए। तो इतना समझ में आया भाई? सर स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जब हम किसी क्लास में हैं और उसी क्लास के मेथड को उसके ही अंदर कॉल करना चाहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3-4 मेथड है ना, अब एक मेथड में 3 अलग अलग मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तब वहाँ पे हमें क्लास का नाम डिफाइन नहीं करना होता। डायरेक्टली हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथड का नाम लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, कॉल करो, बस कॉल हो जाएंगे। क्लास का नाम लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप क्लास का नाम लगा भी रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं, लगा भी सकते हो। ठीक, और मान लो हम देखो यहाँ पे M1 को कॉल कर रहे हैं ना, अब M1 के अंदर चलते हैं, इसे हटा दे रहे हैं अभी के लिए। क्लास का नाम लगाने से और क्लास का नाम न लगाने से क्या करेंगे? क्लास का नाम अगर लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लास का दूसरे क्लास का नाम लगा सकते हैं। हाँ, हम क्लास का नाम कहाँ पे लगाते हैं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, जब हम किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, मेथड को दूसरे क्लास में कॉल करना चाहते हैं, तब उस केस तब तो वहाँ पे लगाना है। हाँ, बस वहीं पे, इसीलिए क्लास का नाम मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे जैसे क्लास का नाम लिखिए, फिर जो जिस मेथड को कॉल करना चाहे डॉट वो मेथड। हाँ, हाँ। उसके बाद जो लगता है क्वेश्चन वो लगाएंगे। हाँ। जो आप दिखा रहे हैं तो उसके अंदर वेरिएबल मेथड दिखेगा। हाँ, हाँ। तो अगर ऐसे करेंगे तो इसके अंदर वो दिखेगा मेथड वगैरह। देखो अगर हम ऐसे कर दिए तो मेथड तो आ रहे हैं। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, ऐसे भी दिखेगा। तो इसके अंदर चलते हैं, M1 के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे करके सर इंटर मारे हैं। हाँ, कंट्रोल स्पेस मारे हैं। ठीक है, अब देखो जब मेन मेथड को JVM चलाएगा तो लाइन नंबर 17 पे क्या पड़ेगा? मेन मेथड, सॉरी, M1 मेथड को चलाया गया है ना, अब M1 मेथड पे आएगा, M1 मेथड पे आ गया, अब लाइन नंबर 6 को चलाएगा। लाइन नंबर 6 को चलाने के बाद M2 पे आया, M2 पे आया, फिर M2 के अंदर गया, अब यहाँ पे इस लाइन नंबर 11 को चलाया। अब मान लो लाइन नंबर 11 के बाद 12 पे हमने क्या कॉल कर लिया? M1 को। ठीक, आउटपुट क्या आएगा कोई बताएगा? एक सेकेंड, आप बताओ आयुष। अच्छा, ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो पहले।
सबसे पहले M1 बताएगा, उसके सर बाद वो AM2, बार बार आता फिर रहेगा, AM3। एरर बार बार आता रहेगा। हाँ देखो बिल्कुल ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ से दो लोगों से ऐसा समझो कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। कभी कभी होता भी है भाई, तू मुझे छोड़ दे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, होता है ना, हो सकता है सुबह तक छोड़ना ही लगा रहे। तो ऐसे देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन मेथड को जब चलाएगा तो ये किसको चलाएगा, M1 मेथड को। M1 मेथड के अंदर गया, हाय आई एम M1 को प्रिंट किया, उसके बाद M2 को चलाया। अब M2 के अंदर आया, फिर हाय आई एम M2 उसको चलाया, फिर M1 पे गया वापस, फिर M1 पे गया, ये चलाया, फिर से इसे चलाया। ऐसे लगातार इन दोनों में क्या चल रहा है, चलता ही रहेगा। अब इसके लिए ही वर्ड यूज होता है इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। चला देते हैं, देखो लगातार देता रहेगा। देखो इसके रैम में या फिर स्टोरेज में जब तक जगह थी तब तक इसने चलाया, और जब जगह भर गई तो एक्सेप्शन दे दिया। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन देता है ज़्यादातर इस केस में। देखो पहले क्या दिया है, हाई M1 दिया होगा, फिर उसके बाद M2। अच्छा पहले M2 दिया, देखते हैं एरर क्या दिया है। देखो यहाँ पे दिया है ना स्टैक ओवरफ्लो, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो मतलब आपकी मेमोरी में जगह नहीं है, भर चुका है, ठीक। अब देखो ये भी एक तरीके से क्लास है जो किससे रिलेटेड करके, एक्सेप्शन से रिलेटेड करके है, और किस पैकेज के अंदर है, java.lang पैकेज के अंदर है। एक किसके अंदर प्री डिफाइंड है, जावा के अंदर, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में आ गई नहीं। चलो अब चलते हैं दूसरा क्लास में, चलते हैं ना। एक क्लास और क्रिएट कर ले रहे हैं यहाँ पे, डेमो नाम से। ठीक। अब देखो, अब इस क्लास में हम इस वाले क्लास के मतलब डेमो वाले क्लास में हम मेथड कॉलिंग क्लास की क्या करना चाहते हैं, मेथड को कॉल करना चाहते हैं। तब इस केस में हम चाहें तो M1 लगा दें, मान लो M1 लगा दिए, ठीक है। M1 लगा दिए, M1 देखो ये उठा रहा है, इसी क्लास का उठा रहा है। हम यहाँ पे नाम ही चेंज कर दे रहे हैं अभी के लिए। अब देखो एरर दे रहा है ना, M1 क्या है, इसे पहचानता ही नहीं, ठीक है। एक क्लास का नाम आगे लिख देंगे तो ले लेगा। हाँ क्लास का नाम इसे लिख, हाँ ऐसे समझो इस क्लास में अभी हम है ना, इस क्लास में है, इस क्लास में किसी बंदे का नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो उसे हमें पता है। हम अगर उसे बुलाएं तो क्या इस क्लास को पूरा इंडिकेट करना पड़ेगा, भाई इसी क्लास के मेंबर को हम बुला रहे हैं? ये तो हमें नहीं बताना पड़ेगा भाई, हम बता रहे हैं कि भाई मान लो अनूप को ही बता दें, अनूप को बुला रहे हैं तो अनूप आ गए, ठीक है। अब यहाँ तो इंडिकेट नहीं करना पड़ रहा है भाई, देखो कि एक ही क्लास के अंदर एक ही बंदे को बुलाने के लिए हमें उस पूरे क्लास को इंडिकेट करना पड़ा, भाई इस क्लास के अनूप नाम के स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, ऐसे अगर बोल भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली अनूप कह रहे हैं तो भी तो आ सकते हैं। अब मान लो उस वाले बैच से अगर हमें किसी को बुलाना है, अगर यहाँ पे अगर हम कॉल कर दें, मान लो जाओ राहुल को बुला के ले आओ, ठीक है, किसी बैच का नाम नहीं लिया गया, हम बता रहे हैं बस राहुल का नाम, राहुल को बुला के लाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, किस राहुल की बात कर रहे हो, कौन सा राहुल, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। तब इस केस में हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम उस वाले बैच की बात कर रहे हैं, उस बैच में जाओ और राहुल नाम के बंदे को लेके आओ। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा क्लास, कि किस क्लास के मेथड को आप बात कर रहे हो। वो क्लास सर क्लोज है, ये ओपन है, कौन? जिसको कॉलिंग करेंगे आप।
ये वाला क्लास अपने आप में पूरा होना चाहिए। अगर ये ओपन हो इसको रहा हम सर डायरेक्टली इसे सेव कर दे रहे हैं हाँ, और इसको सेव। बंद कर दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कॉलिंग करें तो होगा। होगा, बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। चलो यहाँ पे कॉल करते हैं मेथड कॉलिंग डॉट एमॉन। अब आ रहा है ना, देखो। और रही बात जो आप कह रहे हो क्लास यहाँ पे ओपन था उसे क्लोज करने की, सिस्टम भी तो क्लास है, ये कहीं पे ओपन हुआ है? नहीं ओपन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लाइब्रेरी में आपके होना चाहिए। अब ओपन है क्लोज है वो बात की बात है, ओपन कोई रहेगा मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने में किसी को डाउट? किसी को भी? इसको सर रन कराइए। हाँ रन करा देते हैं। चलो देखो हाय आई एम एमोन दे दिया, और जबकि अगर इस क्लास में देखा जाए तो इस क्लास में कोई एमोन नाम का मेथड है ही नहीं। अच्छा, मतलब सब दूसरे क्लास का इस क्लास में बुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं। और देखो एक मेथड ऐसा भी होगा जो इसके साथ लोड ही नहीं होगा। सर अगर इसी के साथ उसको भी रन कराना हो, इसको जिसके है हाँ तो उसे भी कॉल कर लो, मान लो तो उसके लिए D1 और वो कॉलम, हाँ D1 लगा दो, पैरेंथेसिस लगा दो, ठीक। अब इसके भी आएंगे, देखो आ गए। सर इसमें क्लास का नाम नहीं लिखे इसके? हाँ इसमें क्लास का नाम इसी नहीं लेके, अभी तो देखो एग्जांपल लेके बताएं। अगर हम इसी क्लास में हैं और इसी क्लास के बंदे को बुलाना चाहते हैं तो क्या पूरे क्लास को इंडिकेट करना ज़रूरी है? नहीं है ना, तो इसीलिए ठीक। इतने में किसी को डाउट? किसी को क्या भाई डाउट? नहीं डाउट ना? वेरिएबल के बारे में आपको पता है ना, सर ने बताया वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल मतलब कि ऐसे समझो कुछ चीज़ें हम किसी के अंदर रखते हैं वही हमारा होता है वेरिएबल। कितनी बार उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ कितनी बार उसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर वही उठाएगा। हाँ जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया, मान लो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। ये वेरिएबल है। नहीं ये मेथड है भाई, ये मेथड का नाम है स्टूडेंट 3, ठीक। अब देखो 3 स्टूडेंट हैं, तीनों की रिकॉर्ड अलग होगी, इन्फॉर्मेशन अलग होगी, कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से आ रहा है, किसी का नाम क्या हो सकता है दूसरे का नाम क्या हो सकता है ना। तो मान लो यहाँ पे पहले वाले स्टूडेंट में पहले वाले की इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, हमें तो रिकॉर्ड रखना है ना। मान लो अगर कल को कोई भी इंक्वायरी कर सकता है कितने स्टूडेंट थे आप, मान लो जिस स्टूडेंट को आप यहाँ पे रखे हो सकता है वो गायब हो जाए, तो उसके पेरेंट भी आ सकते हैं, भाई हमारे घर से हमारा लड़का आया था, ऐसे बहुत सारे शिकायत आती है ना। तो ऐसे देखो यहाँ पे हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम। और स्टूडेंट का अगर नाम लिख रहे हैं तो नाम के लिए क्या हमें यूज करना होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर को हम रख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है हमारा? डेटा टाइप। और ये वेरिएबल क्या है? ये नाम क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि कंटेनर, ऐसा कंटेनर जिसमें किसी ने जो ऐसा वेरिएबल देखो उसी बोलते हैं, इसका मतलब है कंटेनर। कंटेनर में कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं ना, तो वेरिएबल में भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं, किसी न किसी वैल्यू की एड्रेस को रखेंगे, ठीक है। अब एड्रेस कैसे रखते हैं? इक्वल लगाएंगे, इक्वल के जस्ट बगल में राइट साइड में अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग के केस में ये डबल इन्वर्टेड कामा ये लगाना जरूरी है। अब जो भी आप वैल्यू अपना लिखोगे ना इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो नेम हमारा क्या है? वेरिएबल। स्ट्रिंग हमारा क्या है? डेटा टाइप। और ये जो लिखा है डबल इन्वर्टेड कामा ये बता रहा है सिंटेक्स है स्ट्रिंग में कोड को वैल्यू को लिखने के लिए। अब स्ट्रिंग क्या कर रहा है? बता रहा है नेम को कि आप किस तरीके की डेटा यानी किस तरीके की वैल्यू को रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम लिख दिए क्या, मान लो अनु भी लिख दिए, ठीक। अब इनकी एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। एड्रेस भी, एड्रेस के लिए हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, मान लो AD। कहाँ से हो भाई अनु?
चलो मान लो ज्ञान को ले लिया, ठीक। अब एज भी लिखना होता है। एज के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर, और नंबर के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, 4 डेटा टाइप हमारे पास है नंबर के लिए ना। अब चारों देखो अलग अलग रेंज से हैं, हमें जो लगता है हम उस हिसाब से यूज करेंगे। हमें लग रहा है कि हो सकता है बाइट से काम चल जाए, हो सकता है शॉर्ट से काम चल जाए, तो मान लो हम शॉर्ट ले रहे हैं, ठीक। अब एज नाम का वेरिएबल ले लिए, मान लो 25 हो, 22 हो, चल 22, इतना चीज़ें ले लिए, है ना। अब ये हमारे क्या है, देखो वेरिएबल, और वेरिएबल भी देखो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वेरिएबल अगर देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं, और एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल। ग्लोबल भी 2 टाइप के होते हैं। अगर आप 2 टाइप बता रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा, एक लोकल होता है, एक होता है ग्लोबल। और अगर आप 3 टाइप के बता रहे हो तो एक होता है लोकल, एक होता है स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक, ठीक। अब देखो पहले हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं। ऐसा वेरिएबल जो किसी न किसी मेथड के अंदर या फिर किसी न किसी ब्लॉक के अंदर यूज हो, उसी को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल के साथ 2 कंडीशन क्या है, मस्ट है, उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा और डिक्लेयर दोनों करना पड़ेगा। देखो डिक्लेयर हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। डिक्लेयर का कहने का मतलब हम बता रहे हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है, ठीक है। वेरिएबल का टाइप हमने डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है, डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल में अनूप नाम से जो कैरेक्टर्स हैं ये डाल रहे हैं, उसमें सेंड कर रहे हैं, रख रहे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को रखने के लिए ही वर्ड यूज होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। रीअसाइनमेंट नहीं कहेंगे, ध्यान देना। अब हमें लगता है कि इनका नाम काट के दूसरा लिखें, तो नेम लगाएंगे, उसी वेरिएबल में लिखना है ना, नेम मान लो ए के लिए, ठीक। अब देखो वेरिएबल तो वही है, डिक्लेयर एक बार हुआ है, लेकिन वैल्यू 2 बार डाला जा रहा है। मतलब एक बार जो डाला गया उसके लिए इनिशियलाइजेशन, और जो दोबारा डाला है उसके लिए आप री इनिशियलाइजेशन बोल सकते हो या फिर रीअसाइन। असाइन का मतलब क्या होता है, सौंपना, किसी को देना है ना। तो रीअसाइन मतलब दोबारा से वैल्यू देना। एक वेरिएबल में आप बहुत बार वैल्यू दे सकते हो। अब देखो, अब ये जो पहले वाला वैल्यू पड़ा है ये हमारे लिए क्या है, अनयूजेबल है, इसे हम अब यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी एक जावा में एक होता है गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, जो JVM के साथ ही चलता है। गार्बेज कलेक्टर वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम में एक लाइन करके चेक करेगा कौन सा कोड या फिर कौन सी वैल्यू, कौन सी डेटा ऐसी हैं जो कहीं पे यूज नहीं हो रही, ठीक है। उसे वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अब इसे इस रैम से रिमूव कर देगा, जिसने ये जगह लिया होगा ना, तो जगह इसकी क्या कर देगा, हटा देगा। अब इसे रख लेगा। कमेंट हम नहीं किए, कमेंट अगर यहाँ पे आगे कर देना तब ये कमेंट होता है, पीछे करने से कमेंट नहीं होगा, ठीक। इतना चीज़ समझ में आ रही नहीं। जब भी हम किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को दोबारा से डालते हैं तो पहली वाली जो वैल्यू हमारी होती है वो रिमूव हो जाती है और दूसरी वैल्यू उसमें असाइन हो जाती है। और ये कौन करता है, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर काम यही है, सिर्फ चीज़ों को, जो चीज़ें अनयूज्ड हैं, जो चीज़ें कहीं यूज नहीं हो रहे, उसे क्या करना, सिर्फ रिमूव करना। असाइन तो कौन कर रहा है, JVM कर रहा है ना। तो इतना समझ में आ रहा है नहीं, यही हमारा होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, हमें लग रहा है कि अनूप को मान लो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, हमें इसे बार बार यूज करना है, एक से ज़्यादा बार हमें यूज करना पड़ सकता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी न किसी वैल्यू को किसी न किसी वेरिएबल में क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब स्टोर कराने के बाद हमें लग रहा है कि नेम हमें बहुत बार यूज करना है। मान लो कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पे नेम डालना है, ठीक है। आधार कार्ड जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे नाम डालना है। पैन कार्ड डाल रहे हैं, वहाँ पे जनरेट करना है। बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, वहाँ पे नाम डालना है ना। तो नाम हर जगह तो डालना ही डालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लो नेम को सिर्फ कॉल करेंगे और यहाँ पे student1 को कॉल कर देंगे। अभी दिखाते हैं, देखो नाम मिलेगा, एक अनूप नहीं मिला,
जबकि हमने अनूप भी डाला है, अनूप नहीं मिला है ना, सर। इसने दूसरी वाले वैल्यू को उठाया है, पहली वैल्यू को क्या कर दिया, छोड़ दिया, रिमूव कर दिया। ठीक, तो इतना चीज़ें समझ में आ रही नहीं। यही हमारा होता है क्या, वेरिएबल। और वेरिएबल किस लिए बनाते हैं, वेरिएबल की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी हमने देख लिया। टर्म कंडीशन यही है, लोकल वेरिएबल, देखो इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये एक मेथड के अंदर है। लोकल वेरिएबल यानी कहने का मतलब ये होता है, अगर किसी ब्लॉक में हम किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं इसी नेम वाले वेरिएबल को इस स्टूडेंट 2 वाले में यूज करें, जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। लाइन नंबर देखो यहाँ पे 19 पे, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब इस नेम को जानता ही नहीं नेम है क्या। अब देखो इसका स्कोप, इसीलिए तो हम स्कोप बताते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बताते हैं कि इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। अब ये जो नेम है, नेम इसके अंदर है और इसके अंदर ही सीमित रहेगा, इससे हम बाहर यूज नहीं कर सकते। यही हमारा होता है लोकल, अंदर ही यूज कर सकते हैं। अंदर आप एक बार नहीं 1000 बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, यूज होगा, लेकिन आप बाहर एक बार भी नहीं यूज कर सकते। इसी को बोलते हैं क्या, लोकल वेरिएबल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लोकल। लोकल यानी अपने लोकल तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। और ग्लोबल यानी सब यूज कर सकता है। अगर मान लो कोई चीज़ें ग्लोबली बना है, सबके लिए, सार्वजनिक है, सब यूज कर सकता है। कोई प्राइवेट चीज़ें हैं मतलब कि लोकल है, तो किसी न किसी प्राइवेट बंदे के लिए ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है नहीं, इतने में किसी को डाउट, किसी को भी डाउट अगर हो तो पूछ सकता है। क्या हुआ, एक सेकंड वापस बोलना। तो फिर से एक बात, इसे वेरिएबल को क्या कर दो, असाइन कर दो। अब मान लो दूसरा नाम डाल दो, ठीक। अब देखो, अब चलाएं, अब उन दोनों को छोड़ देगा, राहुल देगा। अच्छा देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, आपका कोड कंपाइल ही नहीं हुआ है, क्योंकि देखो लाइन नंबर 20 पे देखो हमने यूज किया नेम। अब नेम को ही जानता ही नहीं। अगर यहाँ पे हम कर्सर ले जाएं, देखो 4-5 ऑप्शन देंगे, अभी दिखा रहे हैं, देखो चारों का मतलब क्या है इसमें। भाई हम कोशिश करते हैं एकदम डीप में बताएं, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, नो इशू। लेकिन नहीं पूछोगे तो बहुत इशू है, ठीक है। अगर अभी नहीं पूछ रहे हो, बाद में पूछोगे तो यार मुझे भी गुस्सा आएगा, यार देखो आप लोग पूछते ही नहीं हो, बाद में फिर इसका यार स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्या, ये हट जा रहा है। देखो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इस पे अगर कर्सर ले जा रहे हैं ना तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला, क्रिएट लोकल वेरिएबल एज अ नेम, मतलब कहने का मतलब होता है क्रिएट लोकल वेरिएबल नेम, जो नेम है उसके लिए आप क्या बना लो, एक लोकल वेरिएबल बना लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, क्रिएट अ फील्ड नेम, मतलब फील्ड, देखो फील्ड कहने का मतलब भी वही है, नेम का जगह डिफाइन करो, ठीक है। और क्या बोला है, क्रिएट अ पैरामीटराइज, एक होता है पैरामीटर का कॉन्सेप्ट, आगे बताया जाएगा। एक होता है पैरामीटर कॉन्सेप्ट, पैरामीटर भी कर सकते हैं। पैरामीटर कहने का मतलब समझ, देखो अगर पैरामीटर पे क्लिक कर दिए, आप देखो यहाँ पे पैरामीटर से डिफाइन कर दिया, आप देखो एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट ऑप्शन क्या है, क्रिएट, हाँ अभी आप बोल रहे थे कि ये ग्लोबल वेरिएबल, हाँ स्टैटिक, ये क्या, ये पॉइंट नहीं। अभी ये लोकल वेरिएबल की हम डिस्कस कर रहे हैं। लोकल अगर खत्म हो जाए तब ग्लोबल पे बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोकल नहीं समझ में आएगा तो ग्लोबल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। और देखो अब यहीं पे एक वर्ड आ रहा है क्या, क्रिएट कंस्टेंट नेम। कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्टांस, या फिर आप ग्लोबल भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे अगर क्लिक कर देना, ये कांस्टेंट का क्या मतलब बताया, देखो कांस्टेंट यानी ऑब्जेक्ट, यार ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्टांस भी बोल सकते हो, ग्लोबल। तो वो जो फिक्स चीजें होती है ना सर, हाँ हाँ, कांस्टेंट यानी फिक्स। देखो यहाँ पे राहुल सर, हाँ कांस्टेंट सही बताया। हेलो, हाँ सर, हाँ अभी इसी में हैं सर, 4, 6, 10, 15 हैं, 21 लोग हैं, 21 लोग। हाँ हाँ
सिल्वर में सर जब हम नीचे थे तो तभी देखे थे 6-7 लोग थे, अभी तो नहीं बता सकते कितने लोग हैं। अच्छा ठीक है, देखिए इसे अभी के लिए देखो हटा दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आना लोकल कहने का मतलब, लोकल का मतलब अपने ब्लॉक तक ही सीमित रहेगा, दूसरे ब्लॉक वाले से यूज नहीं। करली ब्रैकेट, हाँ इसी के अंदर तक सीमित रहेगा, इसके बाहर सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला सर करली ब्रेकर की ये वाला इस मेथड का देखो यहाँ पे लाइन नंबर 6 से स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 16 पे खत्म हो रही है, और नेम इस दोनों के बीच की दूसरे मेथड में उसको कॉल करेंगे तो नहीं होगा। हाँ हाँ उसकी पहचान ये है कि ये करली ब्रैकेट को भाग के सेकंड मैसेज नीचे कर देना क्या वो नहीं होगा। पहली बात तो एरर देगा, एक मेथड के अंदर हम दूसरा मेथड बना ही नहीं सकते। अगर आप यही कह रहे हो ना, सॉरी देखो आपका कहने का मतलब है लाइन नंबर 16 से हम इस बॉडी को हटा दें, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन नंबर इसकी बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है, इसके बाद जस्ट लगा दें, यही कहने का मतलब है ना। अब देखो इस पे एरर दे रहा लाइन नंबर 18 पे, यहाँ पे आप मेथड के अंदर मेथड बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सिंटैक्स ही तोड़ रहे हो इसका। तो इतना समझना लोकल वेरिएबल के साथ। लोकल वेरिएबल के साथ टर्म कंडीशन क्या है, उसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें करने के बावजूद भी आप ये दोनों चीज़ें करने के बाद ही आप उसे यूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ पहचान इसकी ऐसे ही करेंगे ना, क्या है? स्ट्रिंग लिखेंगे, नेम लिखेंगे और किसी का नाम लिखेंगे। क्या हुआ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी पहचान लोकल वेरिएबल हाँ कैसे पहचानेंगे कि ये लोकल लोकल वेरिएबल। अच्छा कैसे पहचानोगे, आपके भाई सामने ही दिख रहा है कि किसी न किसी ब्लॉक के अंदर है। अगर ब्लॉक के अंदर है तो जाहिर सी बात है लोकल वेरिएबल है। अगर यही वेरिएबल, ध्यान देना, यही वेरिएबल हम यहाँ पे डाल दें, देखो क्लास लेवल पे डाल रहे हैं, ठीक है, क्लास लेवल पे डाल दिए, सराउंड विद स्टैटिक, ठीक। अब देखो अब इसके अंदर यूज करें, देखो हर जगह यूज हो रहा है ना, आसानी से हम हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है इसके साथ क्या दिक्कत है, मान लो अगर स्टूडेंट 1 ने इसे क्या किया, चेंज किया, तो ये रिफ्लेक्ट दूसरे वाले पे भी पड़ेगा, ठीक है। मान लो पहले वाले ने अगर मॉडिफिकेशन किया ना, मान लो इसमें अनूप डाले हैं, ठीक है, अनूप डाले हैं। अब अनूप को एक सेकेंड यार, हाँ सुरेश सर, हेलो, हाँ सर, देखो ध्यान देना भाई, देखो अब इसे हटा दे रहे हैं, इसे भी हटा दे रहे हैं। कोई बताएगा इसमें क्या मिलना चाहिए हमें? पहले तो कोड को देख लो, देखो एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया गया है नेम नाम से, उसमें अनूप को असाइन कर दिया गया है। फिर स्टूडेंट नाम का एक मेथड है, इसके अंदर उससे 2 बार क्या हो रहा है, रीअसाइन हो रहा है ना, रीअसाइन हो रहा है। और अब यही मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमने किसको कॉल किया, स्टूडेंट को, उसके बाद नेम को कॉल किया। अब स्टूडेंट को पहले भी कॉल कर दे रहे हैं, स्टूडेंट के बाद भी। अब बताएगा कोई क्या आउटपुट आएगा, क्या हुआ? लाइन नंबर 22 पे देखो अनूप आएगा, ठीक है, और लाइन नंबर 25 पे क्या आएगा, राहुल आएगा। क्योंकि देखो मेन रीज़न यही, ग्लोबल जो है क्या है, सबके लिए, इसे सब कोई यूज कर सकता है, सब कोई रीअसाइन भी कर सकता है। और स्टैटिक है, कहने का मतलब ये एक पीस, एक सिंगल पीस है। अगर एक सिंगल पीस में है, उसे हैंडल करने वाले 3 लोग हैं, और 3 लोग में से कोई बंदा अगर चेंज कर दिया उसको, तो 2 लोगों के लिए भी वही रहेगा जो चेंज हुआ है।
समझ रहे हो नहीं? कहने का मतलब अगर कोई सिंगल चीज़ें हैं, मान लो कोई सिंगल चीज़ें, उससे हैंडल करने वाले 3 लोग हैं, अब 3 बंदे में से एक बंदा ऐसा है जो उसे चेंज कर रहा है, चेंज तो कर दिया, चेंज भी हो गया, अब जो चेंज हुआ है उन दोनों को भी वही मिलेगा जो चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पीस है, कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ सबको वही इफेक्ट मिलेगा। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम इसे चला दें तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, अनूप, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, राहुल, क्योंकि ये स्टूडेंट मेथड देखो लाइन नंबर 24 पे चला गया, और स्टूडेंट मेथड जब चला तो उस वेरिएबल में अनूप को हटा के दूसरी वैल्यू को क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, चलो चला के देखते हैं। देखो पहले वाले में अनूप आया, दूसरे वाले पे राहुल। ठीक, अब मान लो, अब अगर इसमें भी कॉल कर दे रहे हैं और इसमें भी कॉल कर दे रहे हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, मेन मेथड में चलते हैं और स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 दोनों को कॉल कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा मैसेज डाल देते हैं ताकि पता भी चले ये दूसरा है या फिर तीसरा। ठीक है, 2 3, चलो देखो पहले क्या मिला हमें, अनु जो मेन मेथड के थ्रू क्या हुआ है, प्रिंट करा गया। अब उसके बाद स्टूडेंट 1 चला, राहुल उसने क्या किया, स्टूडेंट 1 ने क्या किया, अनूप को हटा के राहुल डाल दिया उसमें। अब स्टूडेंट 2 और 3 दोनों चला है, दोनों को वही मिल रहे हैं जो पहले वाले ने चेंज किया था। ये इसका क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है। मान लो दोनों के लिए वही चाहिए कॉमन, पहले वाले को तो दूसरा चाहिए, पहला वाला अपना चेंज करे लेकिन दोनों वालों को इफेक्ट ना दे, तो ये इसके लिए क्या है, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, आप बोल सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल ध्यान देना, अगर ग्लोबल वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर दिए, अपनी स्लाइस कर ही नहीं रहे, अब क्या मिलेगा, नहीं इसे ना हमारे कहने का मतलब जैसे लोकल वेरिएबल, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लोकल वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल। ग्लोबल वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल। पहली बात तो ये ग्लोबल वेरिएबल हमेशा क्लास लेवल पे होता है, यानी क्लास की बॉडी जब ओपन होती है और क्लास की बॉडी जब खत्म होती है, उन दोनों के बीच में ही ग्लोबल वेरिएबल होता है, इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है किसी न किसी मेथड के अंदर होता है। क्लास तो हमारा मेथड है नहीं, मेथड हमारा क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट 2 है, तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल रहेंगे, जो वेरिएबल इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हों, इनिशियलाइज किए गए हों, वो दोनों साथ साथ वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल। जैसे मान लो यहाँ पे हमने देखो स्ट्रिंग नाम का भी एक वेरिएबल बनाया, ऐड करके, ऐड यानी एड्रेस। ठीक है, और एक शॉर्ट में बनाया, ये दोनों क्या हैं, लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये इस मेथड के अंदर तक ही सीमित है। समझ में आ रहा है नहीं? उस मेथड के अंदर तक रहेगा, लेकिन जब उसको इसमें कॉल करेंगे तो वो नहीं होगा, एरर बताएगा ना। हाँ, एरर बताएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस अगर हम स्टूडेंट मेथड को, स्टूडेंट 1 को अगर कॉल करेंगे तो हमें ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, अगर हमने प्रिंट कराया है तो, अदरवाइज नहीं। मान लो ऐड डाल दिए, एज डाल दिए। ठीक, अब हम स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं ना, स्टूडेंट 1 को, अब इसमें हमें वो दोनों चीज़ें मिलेंगी, एज और प्लस एड्रेस दोनों। चलो चला देते हैं, देखो एज क्या नहीं, सॉरी एज क्या है 22 और एड्रेस क्या है 11। ध्यान देना, और एक था नल भी मिला था, ये पता है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ भी वैल्यू इसमें डाला नहीं है। जब ग्लोबल वेरिएबल के साथ एक चीज़ें क्या हैं, देखो ग्लोबल वेरिएबल के साथ जब कोई वैल्यू हम नहीं डालते तो उसके पास क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट भी अपनी वैल्यू होती है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू क्या रहेगा, हमेशा नल रहेगा, और प्रिमिटिव डेटा टाइप के बिहाफ पे अलग अलग उससे क्या है, डिफरेंट तरह के डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर इंट है तो 0, इंट से लेके लॉन्ग तक, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन चारों के साथ 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और शॉर्ट है, सॉरी डबल है, फ्लॉट है, तो इन दोनों के केस में 0.0, डेसिमल वाले डेटा टाइप के साथ 0.0 डिफ़ॉल्ट वाले रहेंगे। और डिजिट यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है
जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन चारों के साथ में 0 सिर्फ रहेंगे, और बूलियन के साथ फॉल्स रहेगा, और कैर के साथ स्पेस रहेंगे। ये सारे क्या हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल के साथ हमें एक टर्म कंडीशन नहीं देखना पड़ता कि आप इनिशियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दो बस, और वो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अगर आप दे रहे हो तो वही लेगा, अगर नहीं दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू कंसीडर करेगा। तो इतना समझ में आया। अभी देखो ग्लोबल वेरिएबल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, अभी हम सिर्फ लोकल की बात कर रहे थे, और इसी में थोड़ा ग्लोबल भी छेड़ दिया ताकि आपको पता चले ग्लोबल और लोकल में क्या अंतर है। ग्लोबल में भी 2 टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे एक लगा है ना स्टैटिक, तो कहने का मतलब क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, और एक होता है नॉन स्टैटिक। बस स्टैटिक को हटा दो, हो गया आपका नॉन स्टैटिक। लेकिन ये तब तक नहीं चलेगा जब तक कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए, और ऑब्जेक्ट अभी तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि अभी देखो आपको बताया भी नहीं गया। बाउंस करेगा तो क्या मतलब, बस करिए। चलो तो इतना समझ में आया ना। चलो बस करें, बहुत भी हो गया मेरे ख्याल से 1 घंटे का।